जी शेषराज भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी जी जी। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान हाय की शेषराज असीम शेषराज भाई। कृपा भाई। है। हाय हाय शेषराज हाय भाई, नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा माहौल रहा है 4-5 दिनों से। मैंने और मेरे परिवार ने भी काफी अच्छा आनंद उठाया है अपनी सोबराइटी रिकवरी भरी जिंदगी का। और दोस्तों, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का भी आभार, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा है दोस्तों, डेली इन्वेंट्री, दैनिक छानबीन। दोस्तों, जो भी मैं समझ पाया हूँ क्यों ये मेरे लिए जरूरी है, मेरी रिकवरी मेरी सोबराइटी के लिए, वो आज आपके सामने में साझा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, डेली इन्वेंट्री या दैनिक छानबीन का जो जिक्र है, वो हमारे 12 कदमों में से 10वें कदम में आता है। जो 10वां कदम कहता है कि हमने अपनी नैतिकता की छानबीन जारी रखी, और जहां भी हमसे कोई गलती हुई तो हमने फौरन उसे स्वीकार कर लिया। कहीं तो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ही दोस्तों, मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो शराब तो है ही, क्योंकि मैं शराब का पूरा आदी हो चुका था। शराब के बगैर मैं रह नहीं सकता था। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरी आत्मा पूरी तरीके से शराब के गिरफ्त में फंस चुकी थी। और मैं ऐसे बंधन में जकड़ गया था कि मैं चाहता था दारू से दूर रहना, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। तो ये में आने के बाद ही पता चला कि ये एक डिजीज है, एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म जिसको कहते हैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इससे आगे जाकर बताया, मेडिकल साइंस ने तो बताया है कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मेरे मन और शरीर को लगी हुई बीमारी है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने और एक कदम आगे जाकर बताया कि ये मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई बीमारी भी है। ये एक स्पिरिचुअल सिकनेस है, स्पिरिचुअल मैलेडी। हम हमारा जो बेसिक ग्रंथ है, बिग बुक, उसमें जब अध्याय 5 पढ़ते हैं, चैप्टर 5, हाउ इट वर्क्स, उसमें लिखा है दोस्तों कि शराब जो है, अल्कोहल जो है, वो सिर्फ एक लक्षण है हमारी बीमारी का। और ठीक उसी के नीचे लिखा है कि हमारी जो बीमारी है वो एक स्पिरिचुअल मैलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी है। और इसीलिए जब धीरे धीरे हम इस आध्यात्मिक बीमारी से रिकवर होते चले जाते हैं, हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो जब मैं ए में आया और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मेरा जो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है उसको भी मैं ठीक नहीं कर सकता, तो मेरे पास में एक ही चारा बचा था कि मैं 100% ऑफ हार मान लूँ, पूरी तरीके से पराजय को स्वीकार कर लूँ कि हाँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता और मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यह स्वीकार करने की वजह से कहीं तो भी मुझे समझ में आ गया कि अब जो ये कहती है कि हर हाल में मुझे शराब से पहले घुट से दूर रहना है, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास में अब नहीं है। मैं अगर जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अगर पागलपन और अकाली मौत का शिकार नहीं होना चाहता, तो मेरे पास में एक ही रास्ता है कि मैं शराब को एक मार दो टुकड़े कर दूं। दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। और जब मैंने ये किया और एक ही मीटिंग में करते रहा,
तो कैसे मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होते चलेगा, पता भी नहीं चला दोस्तों। मगर शराब से दूर होना सिर्फ ये मेरे लिए काफी नहीं है। ये दोस्तों जैसे जैसे एक ही मीटिंग में मैं आते रहा, तो पहले तो ओल्ड टाइमरों के शेयरिंग के माध्यम से समझ में आया। फिर बाद में जब मैंने ए का लिटरेचर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, और कुछ शुरुआती साल के जो अनुभव थे उनसे भी मुझे सीखने को मिला कि भाई तेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, और इसीलिए सिर्फ शराब बंद करके तुम खुश हो मत हो जाना। आगे में जब हम बिग बुक में छठवा चैप्टर भी पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है दोस्तों कि ये जो हमारी सोबरिटी, जो शराब की दूरी मिली है, वो सिर्फ एक दिन के लिए मिली है। जिस तरीके से किसी अपराध के लिए एक अपराधी को सजाए मौत सुना दी जाती है, और सिर्फ उसको किसी कारणवश आज के दिन उसकी जो सजाए मौत की सजा है वो स्थगित करके रखी जाती है, तो ठीक वैसे ही अल्कोहलिज्म नाम की मौत की सजा मुझे मिल चुकी है। और ये इस बात पर ही निर्भर करता है कि आज के दिन मैं जिंदा रहूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, कि आज की मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, स्पिरिचुअल कंडीशन बोला है। और अगर मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं फिर दोबारा कभी भी शराब की तरफ में जा सकता हूँ। इतनी खतरनाक ये बीमारी है। तो इस स्पिरिचुअल कंडीशन को, अपनी आध्यात्मिक अवस्था को रोज के रोज मुझे ठीक रखना पड़ता है। वैसे इसीलिए हमको ये 10वां कदम बताता है कि रोज के रोज हमको छानबीन करनी पड़ेगी, रोज के रोज हमको अपने आप पे नजर रखनी पड़ेगी, ताकि हमसे कोई ऐसी बड़ी गलती न हो जाए कि हम फिर दोबारा शराब की तरफ लौटे। और जरूरी नहीं है कि हम शराब ही पिएंगे। हो सकता है कि कभी कभी हम शराब नहीं पिएंगे, मगर हमारी हरकतों की वजह से, हमारे कर्मों व्यवहारों की वजह से हम आज का जो दिन है कहीं तो भी उसको गवा सकते हैं। आज का दिन हमारी विचलितता, परेशानी और बाकी चीजों की नकारात्मक तरीके से गुजर सकता है। अगर मैंने इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया, तो जब हम कहीं तो भी शराब के सामने में अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं, इस किसी न किसी उच्च शक्ति को मानना शुरू कर देते हैं, और जो भी हमारी उच्च शक्ति है, चाहे वो कोई ईश्वर को मानता है तो वो अपने ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता तो वो एक उच्च शक्ति को मानता है, धीरे धीरे हम शराब के अलावा बाकी चीजें भी उनको समर्पित करना शुरू कर देते हैं। और फिर पता चलता है दोस्तों हमको कि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। जो असली समस्या है वो मेरे अंदर है। एक स्पिरिचुअल बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी से हम ग्रसित है, और इसीलिए कहीं तो भी उसको समझ के उस पर कहीं तो भी हमको आगे में काम करना पड़ेगा। मुझे भी लगभग 4 साल के बाद में इन चीजों का अनुभव हुआ कि 4 साल की सोबरिटी हो गई है, मगर उसके बावजूद भी मेरी बेचैनी नहीं गई है। मैं अंदर से स्थिर नहीं हूँ। मेरे रिश्ते वैसे ही खराब होते जा रहे हैं। तो दारू की तो दूरी मिल गई है, और अच्छे काम कर रहा हूँ तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग। एक ही सर्विस में शुरू से मैं जुड़ गया था, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था। और आखिरकार मुझे जो ओल्ड टाइम और हमेशा बताते हैं उस पर आखिर ध्यान देना पड़ा कि मुझे अपनी सफाई करनी पड़ेगी। जो हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब बोलते हैं, क्लीन हाउस। उनका पूरा जो 12 कदमों का सार उन्होंने बताया, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। तो एक शक्ति को मानना तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन क्लीन हाउस, अपने घर की सफाई मेरी कहीं तो भी रुकी हुई थी, जो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कदम कहता है। और फिर मैंने स्पॉन्सर बनाया। उनके मार्गदर्शन में अपनी मोरल इन्वेंट्री मैंने लिखना शुरू किया। और जब वो मोरल इन्वेंट्री सब मैंने लिखा,
कैसे मैं लोगों से खुन्नस से भरा हूँ, कैसे मेरे अंदर में कई प्रकार के डर है, मेरी सेक्स से संबंधित धारणाएं कैसी है, कैसे लोगों को मैंने छोटी छोटी बातों के लिए सताया, रुलाया, नुकसान पहुंचाया। तो मुझे मेरे से अपने आप से परिचय हुआ और इस बात को मैं मानने लगा कि जो ये कहती है वो बराबर है। ये मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, मेरे अंदर में बहुत सारी खामियां हैं, मेरे स्वभाव के दोष, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्तियां। और कहीं तो भी पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं शराबी जो बना तो इन मेरे नैसर्गिक प्रवृत्तियों की वजह से ही बना। मेरी काम वासना उसमें थी, मेरा अहंकार उसमें था, मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन उसमें था। तो ये चीजें समझ में आई, कैसे कैसे लोगों को मैंने सताया, रुलाया, दुखाया, ये चीजें सामने में आई। तो मैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था, मगर असल में मैंने कई प्रकार के मैंने गलत काम करके रखे थे, लोगों की आत्माओं को दुखाया था, वो सब मेरे सामने में आया। जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठकर ये सब शेयर किया, तो मेरी मेरे दोस्तों की जो असली प्रवृत्ति थी वो सब मेरे सामने में आ गई। कैसे अहंकारी हूं मैं, कैसे मेरे अंदर गुस्सा भरा है, मेरी काम वासना किस प्रकार की है, मेरे अंदर लालच किस प्रकार का है। मैं कई बार लोगों से जलता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ। तो वो सारा जो कच्चा चिट्ठा है मेरा, मेरी अपनी पहचान मुझे मिली। और उसके बाद में एक प्रोग्राम ने यही बताया कि अब इन पर हमको काम करना पड़ेगा, लोगों की भरपाई करनी पड़ेगी। जिनको भी तुमने सताया, रुलाया, अगर उनकी भरपाई आपने नहीं किया तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, मन विचलित रहेगा। जब भी उन लोगों का ख्याल आएगा, और मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। एक ही मीटिंग तो एक ही घंटे की रहती है, लेकिन बाकी जो 23 घंटे है तो वो तो मुझे सोसाइटी में ही रहना पड़ता है। वही माँ बाप है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, दोस्त है। और अब अगर उनका मैंने कुछ गलत करके रखा है, उनसे संबंध मेरे ठीक नहीं है, तो जब वो सामने आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, तो मैं सोबराइटी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मेरा दिमाग हमेशा विचलित रहेगा। किसी से पैसा लिया है, वो पैसा लौटाया नहीं, किसी का आर्थिक नुकसान कर दिया, किसी को अपनी भाषा से कुछ दिखा दिया। तो जब तक मैं इन लोगों के अमेंड नहीं करूंगा, भरपाई नहीं करूंगा, तो मेरा मन विचलित रहेगा, मेरे संबंध ठीक नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें जब हम 1 से लेके 9 कदम तक सीखते हैं, इन्हीं चीजों को दोस्तों एक दिन के आधार पे 10वें कदम में बोला है कि अब हमारी परीक्षा है, हमारी ऐसी टेस्ट है, तेजाबी परीक्षा, कि वो सारे जो 9 कदम हमने पढ़े हैं, सीखे हैं अपने स्पॉन्सर से, एक लिटरेचर से, तो उनको हमको आज के दिन प्रैक्टिस करना है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जैसे शराबी के सामने में आज के दिन रहता है कि क्या आज के दिन मैं अपने आप को सोबर रख पाऊंगा? क्या आज के दिन मैं अपना भावनात्मक संयम बरकरार रख पाऊंगा? क्योंकि मैं इमोशनली सिक आदमी हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना मुझे नहीं आता। मैं कई बार बिल्कुल छूट जाता हूँ। मेरा गुस्सा कहीं तो भी मेरे काबू में नहीं रहता, मेरी लालच मेरे काम काबू में नहीं रहती, मेरी ईर्ष्या की भावना, मेरी काम वासना, किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की भावनाएं मैं संयमित नहीं रख सकता। तो क्या आज मैं भावनात्मक बैलेंस सही रख पाऊंगा? क्या आज के दिन मैं एक उपयोगी जिंदगी जी पाऊंगा? तो ये आज के दिन मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है कि आज की लाइफ में कैसे जी रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से दोस्तों हमने पिछले जो कुकर्म किए थे पिछले दिनों के, उनका कचरा तो अभी हमने साफ किया है। जब चौथे कदम में हमने छानबीन कर ली, 5वें कदम में उनकी कबूली दे दिए, तो 8वें 9वें कदम में उनकी भरपाई की हमने, तब जाके वो कचरा साफ हुआ है। लेकिन अभी अगर आज के दिन मैंने वही गलतियां फिर से दोहराई, तो फिर वही कचरे का ढेर फिर से पैदा हो जाएगा। फिर आज के दिन मैं लोगों से लड़ रहा हूँ, लोगों को गले काट रहा हूँ, लोगों से बेईमानी कर रहा हूँ, लोगों को दुखी कर रहा हूँ। और अगर मैंने आज ही उसका निपटारा नहीं किया, तो फिर ये सब फिर कुछ दिनों के बाद में और एक बड़ा कचरे का ढेर बन जाएगा।
फिर वो मुझे परेशान करते रहेगा। तो यदि आज अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरा आज का दिन कभी ठीक से जा नहीं सकता। 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक हमने जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सुंदर तरीके से 10वें कदम के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है दोस्तों, कि एक आध्यात्मिकता का तत्व है कि यदि किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम हमने अगर किया है तो हम खुश नहीं रह सकते। हम अंदर से कहीं तो भी विचलित रहेंगे, हम डर से भरे रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे। ये आध्यात्मिकता का एक नियम है। और इसीलिए दोस्तों, यदि हमने हमारे हाथों से, चाहे हमारी भाषा हो, हमारे व्यवहार हो, हमारी कोई भी क्रिया हो, कोई भी अगर कुछ गलत काम हो रहा है, हुआ है, तो ए का प्रोग्राम ये 10वां कदम यही कहता है कि हमने फौरन उसकी छानबीन करनी चाहिए। और अगर हमको रियलाइज हो गया है कि नहीं यार मेरे से कोई गलती हो गई, तो फौरन उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सके तो फौरन उसकी भरपाई कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मैंने नहीं किया तो 100% मेरा आज का दिन खराब जाने वाला है, मेरी रात की नींद कहीं तो भी हराम होने वाली है। तो ए में आने के बाद में, शराब से दूर होने के बाद में, आज मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक हैप्पी जॉय फ्री लाइफ जीऊं, खुश, आनंदित और मुक्त। मगर ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये मेरे ही हाथ में है। अगर मैं शराब से दूर हूँ, चाहे मैं 1 महीने शराब से दूर हुआ हूँ, चाहे 10 साल से हूँ या 25 साल से हूँ, कोई मायने नहीं रखता। सबको प्रोग्राम आज का ही है, एक दिन का ही। ये नहीं हो सकता कि मैंने 10 साल पहले 12 कदम सीख लिए, पढ़ लिए, तो आज मेरे को उस पर काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। मुझे, जैसा मैंने बताया है कि मद्यपाश नाम के जिस बीमारी में मैं फंसा हुआ हूँ, वो एक प्रकार से मृत्यु दंड है। और वो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए उससे मुझे छूट मिली है। और वो भी इस बात के लिए, इस आधार पे कि आज के दिन मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक रहेगी। यदि आज के दिन मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ, तो मैं कभी भी फिर शराब का शिकार हो सकता हूँ। या मैंने शराब नहीं भी पी ली तो मैं आज के दिन को एंजॉय नहीं कर सकता, जीने का आनंद मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। और इससे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया, इमोशनल हैंगओवर। ए में आने के बाद ही इन शब्दों को मैंने पढ़ा, और कहीं तो भी मैंने माना कि ये प्रोग्राम कितना महान है, कितना ग्रेट है, कितना सुंदर तरीके से मेरे जैसे अल्कोहलिक का एनालिसिस इस प्रोग्राम ने किया। ये सब सीखने के लिए किसी साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता था और उसकी हजारों फीस अदा करनी पड़ती थी। लेकिन ये सब कुछ ए के प्रोग्राम ने मुझे मुफ्त में दे दिया। अब इमोशनल हैंगओवर क्या है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों, पीने के दिनों में हमको हैंगओवर होता था कि एक दिन पहले अगर हमने बहुत शराब पी ली तो हमारा सर भारी लग रहा है, हमको अनईजी लग रहा है। तो हम कहते थे कि ये यार रात को बहुत ज्यादा हो गई, तो उसका हैंगओवर है, सर दर्द कर रहा, मछले जैसा लग रहा है, घबरा रही है जान। तो उसी तरीके से एक इमोशनल हैंगओवर भी होता है कि यदि हमने हमारे हाथों से, हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से कहीं भी कुछ तो भी गलत अगर हुआ है, तो वो चीज हमको खाते रहती है, वो हमारे सर पे चढ़ जाती है। और इन चीजों को मैंने अनुभव किया हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक हूँ, इंसान हूँ, तो कई बार मेरे से भी गलतियां हो जाती है, आज भी होती है। कि सुबह सुबह अगर मैंने मान लो काम पर जाने के पहले कभी वाइफ से, अपनी पत्नी से मुंह बजा लिया, या बच्चों को बुरी तरीके से डांट दिया, या कभी हाथ ही उठा दिया, या फिर रास्ते में चलते चलते कई बार ट्रैफिक का सामना हो जाता है। तो कई बार होता है कि आगे वाला गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा, कभी कट लग रहा है। मैं अब जहाँ रहता हूँ तो वहाँ रेलवे फाटक है, रेलवे सिग्नल, रेलवे क्रॉसिंग। कई बार जब जल्दी में होता है आदमी तो ट्रेन आ जाती है, और आदमी के मुंह से अचानक दो बातें निकल जाती है। पहले तो गालियां निकलती थी, आज भी कभी कभी हो जाता है।
या कभी किसी ने कट मार दिया या कभी सामने आ गया है कोई गाड़ी वाला, तो भी कभी किसी से ये दो बात अगर हो गई, तो वो उसका एक गिल्ट, उसकी एक आत्मग्लानि, वो उसके बाद में मुझे खाते रहती है कि यार मैंने बीवी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सा मैंने संयम रखना चाहिए था, बच्चों को इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए था, या रास्ते पे चल रहा हूँ तो जिस किसी से भी चलने वाले से दो दो बातें हो गई तो मैंने गलत काम कर दिया, मैंने थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए था। तो ये चीजें दोस्तों पहले होती नहीं थी। पहले तो इतना नॉर्मलाइज होता था कि अपना हक है डांटने का। अरे भाई, बीवी को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे। और राह चलने वालों को जो मैं दो बात सुना रहा हूँ, जो गुस्सा आ गया मेरे को, वो गलत काम किया है यार उन्होंने, इसलिए गुस्सा आया है। तो ये जस्टिफाइड एंगर जिसको कहते हैं, हम हमारी हर गलतियों की जस्टिफिकेशन देते हैं, कैसे वो सही है। तो ये पहला स्वभाव था। लेकिन जब हम एक ये आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चलना शुरू करते हैं और हमको रियलाइज होने लगता है कि यार नहीं यार, कुछ तो गलत किया है अपन ने, ये जो रियलाइजेशन है, ये स्वीकृति दोस्तों हमको चैन से जीने नहीं देती। कई बार गलती अगर बड़ी हो गई ना, तो हम आत्मदया में भी जा सकते हैं। अरे यार, मैंने बहुत गलत काम कर दिया, अरे यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। तो एक का प्रोग्राम कहता है कि ज्यादा आत्मदया सेल्फ पिटी में जाने की जरूरत नहीं है। 10वां कदम सीधे तरीके से कह रहा है स्पॉट इन्वेंट्री। यानी स्पॉट इन्वेंट्री का मतलब है कि तुरंत उसका भुगतान कर देना। यानी तुरंत छानबीन करना। तो अगर मुझे लग रहा है कि कहीं तो भी कुछ तो भी गलत हो रहा है, और वो मुझे समझ में आने लगता है कि नहीं यार, विचलितता बढ़ रही है, मेरा दिमाग सही स्थिर नहीं है, भावनात्मक रूप से मैं अस्थिर हो रहा हूँ, कुछ तो भी बात है, खा रही है मुझे। तो ऐसे में ए का प्रोग्राम कहता है स्पॉट इन्वेंट्री, तुरंत फौरन अपनी छानबीन करना। और अगर मुझे, मैं अगर ईमानदारी से, खुले मन से, ऑनेस्टली अगर ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी गलती पता चल जाती है। तो ए का प्रोग्राम कहता है कि तुरंत छानबीन करना, और अगर मेरी गलती है तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेना, और हो सके तो तुरंत भरपाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को हमने कुछ गलत बोल दिया है और मेरा मन खा रहा है, वो आदमी सामने में मौजूद है या नहीं भी मौजूद है, तो हम उसको सीधे हम बोल सकते हैं यार मेरी गलती हो गई, माफ कर देना। या फिर अगर बाहर है, जो दूर है, तो फोन पर भी हम उसको बोल सकते हैं यार सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। तो ये चीजें तुरंत ही दोस्तों हमारे मन का जो बोझ है वो कहीं तो भी निकाल देती है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज के दिन को खराब नहीं करना चाहता। मैं आज के दिन को अच्छा बनाना चाहता हूँ, आज के दिन का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। दोस्तों, चाहे हम कितने भी कोशिश कर ले, ए का प्रोग्राम साफ कहता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम परफेक्ट नहीं है। ये प्रोग्राम ही परफेक्शन का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्रेस का है। सारे 12 कदम भी दोस्तों हम रोज के रोज प्रैक्टिस करने की ही कोशिश करते हैं। कई बार हमारी तमाम कोशिश के बावजूद भी गलती हो ही जाती है, और इसीलिए दोस्तों ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन वो गलती हो जाने के बाद में ढीठ बन के उस गलती को बिल्कुल जस्टिफाई करना, अपनी बात को कहीं तो भी स्वीकार, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, तो आखिरकार ये चीज दोस्तों किसी दूसरे का नहीं, हमारा खुद का ही नुकसान करती है। जैसे जैसे मैं इसकी आदत लगाता हूँ दोस्तों, वैसे वैसे कई बार देखने में आता है कि ये अब उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये अचानक हो जाती है। पहले जैसा हर छोटी छोटी बात के लिए मेरा जो रिएक्शन रहता था वो अलग ही रहता था, उग्र रहता था। किसी ने बे बोल दिया तो बिल्कुल खाने निकल जाता था। किसी ने अगर कोई मेरे खिलाफ में कोई गलती की तो मैं उसी फोर्स से उसके ऊपर में मैं रेस हो जाता था, यानी पलटवार करने वाला। लेकिन अब दोस्तों वैसा नहीं होता। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं तुरंत ही नॉर्मल हो जाता हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि यार पहले तो मैं ऐसा नहीं था,
अभी कल परसों की बात है, एक बड़ा प्रोग्राम नागपुर में हो रहा है, सब हम मिलकर कर रहे हैं। अब मेरा स्वभाव है कि मैं हर बात को जरा ध्यान में रखता हूँ, और मुझे जो लगता है कि ये बात बतानी चाहिए तो मैं बताता हूँ। अब मेरे एक ही बात को बार बार बताने की वजह, मेरा उद्देश्य अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति के हाथ से गलती ना हो, ताकि वो कल परेशानी में न गिरे। मगर हो सकता है कि मेरे बार बार बोलने से वो व्यक्ति अंदर के अंदर बिल्कुल मेरे बारे में नकारात्मक विचारों से भर गया, और उस दिन वो अचानक मेरे पे रेस हो गया। बोले, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम बोलोगे तो वैसा करूंगा, और तुम्हारे से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। अब ये ए के अंदर की बात है, ए में साथ में काम करने वालों की, और उस व्यक्ति की सोवरिटी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल रेस नहीं हुआ। मैं उससे यही जानने की कोशिश किया, भाई प्रॉब्लम क्या है। तो फिर बाद में मैंने उसको छोड़ दिया, बोला इसकी मानसिकता अभी ठीक नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। 10 मिनट के बाद में वो नॉर्मल हो गया, उसको लगा कि कहीं तो भी मैंने गलत किया। तो आया, बोले भाऊ, बोले मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। ये एक प्रोग्राम का मिरेकल है कि तुरंत हमको थोड़ी देर के बाद में रियलाइज हो जाता है कि मैं कहीं तो भी गलत हूँ। मुझे भी मेरी गलती समझ में आई कि मैंने किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, या आगे वाले की मानसिकता का विचार रखकर भी मैंने ये काम करना चाहिए। लेकिन जब वो आदमी मेरे पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने उस पर पलटवार नहीं किया कि तू अभी का आया और मुझे सिखा रहा क्या, या फिर ऐसा या वैसा। नहीं दोस्तों, ये एक ही प्रोग्राम की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि यदि मैं पलटवार करता, प्रत्युत्तर देता, उस आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो नया आदमी और डिस्टर्ब हो जाता था। ऐसी ही बहुत सारी चीजें आज अचानक तरीके से मेरी जिंदगी में हो जाती है। कभी वाइफ कभी कुछ बोल देती है, कभी मैं वाइफ को कुछ बोल देता था। लेकिन अब हमारा वो जो है, वो ज्यादा देर तक ऐसा डिस्प्यूट चलता नहीं। पहले जैसी गार्ड बांध कर रख लेना, और कई महीनों तक, दिनों तक उसको लेकर चलना, कौन पहले बात करेगा, कंपटीशन। अब ऐसा नहीं होता। अब वो उसकी तीव्रता भी कहीं तो भी कम हो गई। अभी ए में बताया जाता है दोस्तों कि हमारी जो वाणी है, हमारी जो जुबान है, डॉक्टर बॉब ने हमको, उनका जो आखिरी संदेश था, वो वो यही था कि ये जो हमारे अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारी जुबान, हमारी वाणी, ये इस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हमारी वाणी से कोई दुखी हो सकता है, हमारी वाणी से ही किसी की जान बच सकती है। और सही में दोस्तों, मेरा इस अपनी वाणी पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल मैं गुस्से से फट जाता था, कई लोग दुखी हो जाते थे। ए में आने के बाद में भी मेरे से कई बार ऐसी गलतियां हुई। लेकिन अब कहीं तो भी देखता हूँ कि थोड़ा बहुत संयम इसमें आने लगा है। पहले जैसा मैं बहुत ज्यादा अभी वो रेस नहीं हो पाता हूँ। तो जब हम डे टू डे लाइफ में इन कदमों को अपने प्रैक्टिस करते हैं रोज के रोज, तो हम देखते हैं दोस्तों कि फिर हमको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अचानक ये चीजें हो जाती हैं। तो जो डेली इन्वेंट्री की बात बोली है, तो एक तो अभी मैंने बताया कि स्पॉट इन्वेंट्री, यानी अभी कुछ तुरंत हो गया तो तुरंत ही अपनी छानबीन कर लेना। अगर गलती हो गई तो स्वीकार कर लेना। आगे वाले की गलती है तो बड़ा दिल करके उसको माफ कर देना। क्योंकि ए का प्रोग्राम कहता है कि हमारे जैसा वो भी बीमार व्यक्ति है। जैसा अभी मैंने जो घटना बताई, वो लड़का 2-3 साल का ही सोबर है, और बड़ी जिम्मेदारी ले लिया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वो। और कुछ उसके घर में किसी की रिश्तेदारों की डेथ भी हो गई थी। तो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी रहती है कि हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाते। लेकिन अभी जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंट्री ली और मुझे लगा कि मैं कोई कहीं तो भी गलत था, तो मैंने उस चीज को उसी वक्त लेट गॉट कर दिया, और मामला शांत हो गया। ठीक उसी तरीके से कई बार एक दूसरा तरीका डेली इन्वेंट्री का है कि रात को सोने से पहले जब हम अपने बेड पर जाते हैं, तब भी हम अपने पूरे दिन की, आज मैंने क्या क्या चीजें की, आज मेरे हाथ से क्या क्या अच्छे काम हुए, क्या क्या बुरे काम हुए, अगर इसकी मैं डेली इन्वेंट्री लेता हूँ बेड पर जाने के पहले, सोने के पहले, तो ये चीज भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। और सही में दोस्तों, मैं आज मेरी रोज की प्रैक्टिस है ये।
कि मैं जब बेड पर जाता हूँ तो एक तो लेट नाइट सोता हूँ मैं, और सोने के पहले कहीं तो भी पूरे दिन की पिक्चर गुजरती है सुबह से लेके शाम तक, कि आज मेरे हाथों से क्या क्या हुआ, कौन से अच्छे काम हुए, कौन से बुरे काम हुए। और इस प्रोग्राम के तहत ही कभी कहीं कहीं जब मैं वो सारी चीजें याद करते रहता हूँ, तो अपने आप आत्म परीक्षण भी शुरू रहता है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली शुरू रहता है। अब वो हैबिट हो गई है कि हाँ यार, ये कहीं तो भी गलत हो गया, ये चीज सही है, मगर ये काम मैंने गलत तरीके से किया, ये मैंने गलत तरीके से बात किया, हो सकता है वो आदमी मेरे से दुखी होगा, ये मैंने किसी का नुकसान कर दिया है, किसी से कुछ ज्यादा पैसा ले लिया है, या किसी का कुछ और नुकसान कर दिया है। तो अपने आप दोस्तों ये इन्वेंट्री मेरी शुरू हो जाती है। तो मैं कहीं तो भी कोशिश करता हूँ कि चलो यार, अगर मेरी गलती हुई तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, और आगे वाला अगर मिल जाए कहीं तो उसको माफी मांग लेंगे, या अगर उसका किसी प्रकार का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये एक डेली रूटीन हमारा एक बन पनीर जाता टिक्का है। आणि 7 रोटी. हेलो। तो जब हम अपनी इस बात को, डेली इन्वेंट्री को, दैनिक छानबीन को अपना डेली रूटीन बना लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये होते चले जाता है। और उसका सबसे बढ़िया फायदा मैंने देखा कि रात को आपकी नींद जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा करवट बदलकर सोने की गरज नहीं पड़ती। कभी कभी होता है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो गया है कि मेरे हाथों से कोई गलत चीज हो गई, जानने अनजाने में, या किसी से दो बातें हो गई, गलत बात हो गई, तो कई बार वो चीज मुझे खाते रहती है। इमोशनल हैंगओवर की बात जो मैंने कही है, हमारा दिमाग परेशान रहता है, वही चीज दिमाग में चलते रहती है कि यार, जो मैंने किया वो गलत किया। कभी दूसरों की भी इन्वेंट्री ले लेते हैं, यार उसकी गलती है, उसने ऐसा किया। यदि हम अपनी इन्वेंट्री नहीं लेंगे तो फिर हम दूसरों की इन्वेंट्री लेते रहते हैं, नहीं यार मैं नहीं गलत हूँ, वो आगे वाला गलत है। तो इस तरीके से कई बार रात की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन खराब हो जाता है। मगर अगर एक प्रोग्राम के हिसाब से अगर हम चले कि भाई अपनी ईमानदारी से खुले मन से छानबीन करना, और अगर मुझे लगता है कि मेरी गलती है तो उसको स्वीकार कर लेना, भरपाई करने की कोशिश करना, और आगे वाले की गलती है तो उसको हो सके तो लेट गो लेट गॉड कर दो, माफ कर दो। ये जब मैं करता हूँ दोस्तों, तो मुझे करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रात को चैन की नींद आती है। कई बार सोने के पहले हमको, हमारा दिमाग कई प्रकार के विचारों में घूमते रहता है, कल्पना विलास जिसको कहते हैं। हम मन के मन में ही अपने आप को कल्पनाओं लोक में ले जाके बहलाते रहते हैं। कभी सेक्स के विचार आएंगे, कभी किसी से दुश्मनी निकालने के विचार आएंगे, कभी कोई लूट मार करने के विचार आएंगे। मगर मैं इन कल्पना विलास से बचना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कहीं तो भी ये जो डेली इन्वेंट्री की मेरी रोज के रोज छानबीन करने की जो मेरी आदत है, अगर मैं इस पर फोकस करता हूँ, तो मैं उस बेतुके और बेकार के जो विचार मन में आखिरी में घूमते रहते हैं, उससे बचने में मुझे मदद मिल सकती है। और ये सारी चीजें दोस्तों मुझे आज के ही दिन करनी है, ताकि फिर नया कचरे का ढेर पैदा ना हो, कल मुझे फिर वही कचरे का ढेर साफ करने के लिए फिर से और कोशिश न करनी पड़े। आज का कचरा अगर आज ही निपटा दिया जाए, तो दोस्तों मेरा मन जो है वो मन भी प्रसन्न रह सकता है। पुराने बहुत सारे पुस्तकों में हमने उदाहरण पढ़े हैं कि जो आईना होता है, उस आईने को हमको रोज के रोज साफ करना पड़ता है, क्योंकि चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, आईने में धूल जमा होती ही होती है। लेकिन अगर मैं रोज अपना आईना साफ करता हूँ, इस एक प्रकार से हमारा मन हम रोज के रोज साफ करेंगे, तो हमारा चेहरा उसमें साफ दिखेगा। आईने में जितना धूल गिरेगी, उतना ही मेरा मन अपने आप को ही प्रदूषित दूषित नजर आएगा। तो ये प्रोग्राम ही दोस्तों वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। और जब मैं इस प्रोग्राम को एक दिन के आधार पे रोज के रोज जीने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि सही में ये जो जीवन है, जो आज का दिन है, बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मुझे कहीं तो भी वो आत्मदया की भावना,
या जो गिल्ट होती है, ग्लानि, उससे निकलने में बहुत मदद मिलती है। आज के दिन में उन सारे नकारात्मक विचार जो पैदा हो रहे हैं, उनको कहीं तो भी रोक कर रखने का काम कर सकता हूँ। डेली इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा माध्यम है रोज के रोज छानबीन का, कि यदि यदि मेरे अंदर में किसी के प्रति खुन्नस बढ़ रही है तो तुरंत उस पर काम करूँ। यदि मेरे अंदर में किसी के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, डर की भावना बढ़ रही है, जलन की भावना बढ़ रही है, तो बेईमानियां बढ़ रही है, तो रोज के रोज मैं तुरंत छानबीन करके कहीं तो भी ऐसे नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो नकारात्मक विचार है, ये कहीं तो भी मेरे से और गलत काम करवाते हैं, लोगों का नुकसान करवाते हैं, और फिर मेरी जो आत्म शांति है, वो आत्म शांति कहीं तो भी भंग रहती है। जो मैंने बताया कि हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन आज के दिन कैसी है, हमारी आध्यात्मिक अवस्था आज के दिन कैसी है, इसी बात पे निर्भर करेगा कि आज हम सोबर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम निगेटिव विचारों से भरे हुए हैं, अगर हम भावनात्मक रूप से अस्थिर है, तो हमारे शराब पीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी कोई भी आप व्यक्ति देखोगे जो ए में आने के बाद में शराब पी रहा है, तो हम देख सकते हैं कि शराब पीने के पहले उसकी भावनात्मक स्थिति ठीक नहीं रहती, उसकी आध्यात्मिक स्थिति ठीक नहीं रहती। जब इसमें कुछ बिगड़ाव आ जाता है, तभी दारू के अड्डे तक जाता है। और अगर उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक है, आध्यात्मिक स्थिति अगर ठीक है, तो वो दारू की तरफ कभी नहीं जाता। चाहे उसके कितने भी बुरे दिन रहे, चाहे कैसी भी बेकार परिस्थितियां रहे, तमाम उतार चढ़ावों में भी इन कदमों पे काम करके वो अपने आप को स्थिर और आनंदी रख सकता है। हर बात को दारू से जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं आज के दिन को खुशनुमा बनाना चाहता हूँ, जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा दिन आज का बिताना चाहता हूँ। तो मुझे इन नकारात्मक विचारों पे आज के दिन काम करना ही पड़ता है। और इसीलिए इस अपने आज के दिन को, जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए ये डेली इन्वेंट्री का जो स्टेप है दोस्तों, वो कम से कम मेरी जिंदगी में तो आज मैं बहुत यूजफुल तरीके से इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और सही में एक अच्छी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। थैंक यू।